हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। इस लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर एनसीईआरटी हिस्ट्री एंड सिक्स क्लास की बुक हम अभी कवर कर रहे हैं। जस्ट ले रहे हैं उसकी कि क्या क्या चीज़ें हमें रीड करनी है, जस्ट बिकॉज एग्जाम इज़ वेरी नियर। और जो नोट्स हैं आपको वो यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगी ओवर द टेलीग्राम चैनल। यू कैन ज्वाइन इट एंड डाउनलोड योर पीडीएफ्स। ओके, तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है इन शॉर्ट। तो चलिए, चैप्टर नंबर 4 है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस, मतलब किताबों से और बरियल से हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं। तो मैरी जो है एक लड़की है, ये इनकी आज विज़िट है लाइब्रेरी के अंदर। तो जैसे ही टीचर इनको लाइब्रेरी लेके जाती है तो ये देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी शेल्फ्स हैं और उन शेल्फ्स में हमें बहुत सारी किताबें देखने को मिलती हैं। और एक कबर्ड जो था वो कुछ खास था। जैसे ही बच्चे उसको ओपन करने की ट्राई करते हैं तो तभी टीचर आ जाते हैं। टीचर कहते हैं कि डू यू नो कि ये कबर्ड कितना स्पेशल है, इसमें जितनी भी बुक्स हैं वो डिफरेंट रिलीजन के ऊपर बेस्ड है। तो बच्चे सोचते हैं कि ऐसा क्या खास है। तो मैम बोलती है वेदास। फिर इनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये वेदास क्या है। तो वेदास की स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अब जो स्टार्टर हैं, जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं, उनको एक वेद सभी को पता होता है, दैट इज़ ऋग्वेद। सामवेद भी याद रहता है, कई बार यजुर्वेद और अथर्ववेद को भूल जाते हैं। ऑल्दो ऋग्वेद जो होता है वो सभी को पता होता है। तो दिस इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेज इन द वर्ल्ड। तो इसमें क्या आता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये हमारे पास 4 वेद्स आ जाते हैं। जो ओल्डेस्ट है यहाँ पे वो ऋग्वेद है। इसको 3500 ईयर्स एगो बनाया गया था, मतलब इतने साल हो चुके हैं इसको लिखे हुए। तो जो ऋग्वेद है इसमें 1000 ऑफ हाइम्स आते हैं। हाइम्स को हम सुक्ता भी कहते हैं, या फिर सुक्ता का मतलब होता है वेल सेड। ये जो हाइम्स हैं ये क्यों लिखे गए हैं, तो इसमें गॉड और गॉडेसेस की तारीफ करी जाती है, ठीक है, प्रेज में लिखे गए हैं। और जो 3 गॉड्स हैं, जैसे कि अग्नि, अग्नि को बोला जाता है द गॉड ऑफ फायर। इंद्र यानी कि वॉरियर गॉड। सोम, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। ये जो हाइम्स हैं देवर कंपोज बाय सेजेस, यानी कि ऋषिज ने कंपोज किया था। और आप देखोगे कि जितने भी हाइम्स हैं ना, ये मोस्टली मेल्स ने कंपोज करे हुए हैं, ठीक है। मेल डोमिनेटिंग देखने को मिलेंगे, ऑल्दो फीमेल्स ने भी करे हैं, बट जो डोमिनेशन होगा वो मेल्स ने ही करे हुए हैं। तो जितने भी ये ऋषिज हुआ करते थे इनके पास स्टूडेंट्स भी आया करते थे। आपने गुरुकुल सिस्टम देखा होगा, ठीक है। गुरुकुल सिस्टम में क्या होता था, बच्चों को टीचर के आश्रम में जाना पड़ता था और वहाँ पे फिर वेदास का नॉलेज करना पड़ता था। तो जो गुरुज हुआ करते थे ना, वो स्टूडेंट्स को श्रुति के माध्यम से पढ़ाया करते थे, मतलब श्रुति, और आप बोल सकते हो समृद्धि। समृद्धि में आया था, पहले श्रुति हुआ करता था। श्रुति का मतलब होता है सुनना, यानी कि गुरु बोलता जाएगा, स्टूडेंट को वो सुनना पड़ेगा और समृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कि याद रखना पड़ेगा। तो दैट वॉज द श्रुति एंड समृद्धि सिस्टम गुरुकुल्स में हुआ करता था। गुरु हर एक सालेब, हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस बताएगा स्टूडेंट्स को कि कैसे वो बोलना है। जैसे आपने पंडितों को अगर सुना होगा तो आप देखते हो कि वो मंत्रों को एक प्रॉपर लहजे से बोलते हैं। ऐसे नहीं होता कि बोलते गए रीड करते गए, बट आप देखते हो कि बहुत अच्छे से वो एक टोन में उस मंत्र को रिसाइट करते हैं। तो वैसे ही ये गुरुज अपने स्टूडेंट्स को सिखाया करते थे। अब जो ऋग्वेद है ना, इसको वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। अब देखो, देयर आर 2 लैंग्वेजेस यहाँ पे। एक आती है आपकी वैदिक संस्कृत और एक आती है संस्कृत। ये वही संस्कृत है जो हम स्कूल्स में पढ़ते हैं। कुछ शब्द मुझे अभी याद आ रहे हैं, अत्र यत्र तत्र सर्वत्र, कुछ ऐसे ऐसे होते थे ना, यहाँ वहाँ जहाँ था, जो भी होता था इनका मीनिंग। तो ये था अपना संस्कृत का, जो हम स्कूल्स में पढ़ते हैं अप टू द 10th लेवल, ठीक है, जो सभी को मैंडेटरी होता है इन हिमाचल के स्कूल्स में स्पेशली। वहीं पे आती है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो थी आज की संस्कृत से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलती है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे आर्यंस आए थे। ऋग्वेदिक पीरियड में आप देखोगे कैसे आर्यंस आते हैं, तो उनका यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहता है। तो थोड़ी सी वैदिक संस्कृत इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत। अब संस्कृत और बाकी लैंग्वेजेस की बात करें तो संस्कृत जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, जिनको बोला गया है इंडो यूरोपियन के पार्ट से बिलोंग करती है। कुछ एक इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि आसमी, जागी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी, ये आप सुनते रहते हो। फिर आती है एशियन लैंग्वेजेस, इसमें एक तो पर्शियन आ जाती है, यानी कि ईरानियन लैंग्वेजेस। और उसके अलावा जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सारे बिलोंग करते हैं एशियन लैंग्वेजेस को। अब इनको फैमिली क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज काफ़ी सारे वर्ड्स आप देखोगे कि कॉमन होंगे। जैसे एग्जांपल लिया है यहाँ पे मात्र का। संस्कृत में आप मम्मी को बोलते हो मात्र, हिंदी में बोलते हो माँ, और इंग्लिश में बोलते हो मदर। ओके, सो दैट्स वाई इसको हमने फैमिली बोला हुआ है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, डिफरेंट फैमिलीज से। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं नॉर्थ ईस्ट का। अपने जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया में, तो मैप के थ्रू देखते हैं इसको दोबारा से।
यहाँ पे आ जाता है आपका नॉर्थ ईस्ट। अब देखो जो बॉर्डर था ऊपर हुआ करता था तिब्बत, नाउ ऑक्यूपाइड बाय चाइना, साइड में हुआ करता था बर्मा, बर्मा को आज बोलते हैं म्यांमार। तो ये जो बर्मा वाला और तिब्बत वाला एरिया है ये बॉर्डर करता है आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। इसी वजह से जो नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेजेस हैं दे बिलोंग टू तिब्बतो बर्मन फैमिली। वहीं पे आपकी एक तमिल आ जाती है, तमिल आ गई आपके तमिलनाडु वाले एरिया में, तेलुगु आ गई आपके आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, कन्नड़ आ गई आपकी कर्नाटका में, और वही मलयालम आ गई आपकी केरला वाले एरिया में। तो इनको बोलते हैं द्रविडियन लैंग्वेजेस। सब कुछ लिखा हुआ है, मैप्स की फॉर्म में ही लिखा हुआ है, नो नीड टू राइट एनीथिंग, ओके। तो ये बिलोंग करती हैं द्रविडियन फैमिली से। एंड ऐसी लैंग्वेजेस जो कि ये झारखंड और सेंट्रल इंडिया में बोली जाती हैं उनको बोलते हैं हम ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन थिंग्स, कॉमन वर्ड्स इन अमंग ऑल द लैंग्वेजेस, उसके बेसिस पे हमने डिफरेंट फैमिलीज असाइन करी हुई हैं। अब जैसे आज जो हम बुक्स पढ़ते हैं ना वो प्रॉपरली प्रिंटेड होती हैं, ठीक है, लिखी होती हैं, टीचर हमें समझा देते हैं और हम समझते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, बाकी बुक से भी रीड करते हैं। बट जो ऋग्वेदा हुआ करते थे ना ये पहले सिर्फ सुनाई देते थे, मतलब टीचर बोल देगा स्टूडेंट्स को, गुरु जो होंगे वो अपने शिष्य को रिसाइट करके बता देंगे, तो बच्चों को वो याद करने पड़ते थे। ये श्रुति और स्मृति वाला आ गया, श्रुति मतलब सुनना, स्मृति मतलब याद रखना। बाय द टाइम क्या हुआ, थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती गई, बिकॉज नए टीचर्स आएंगे, कुछ ना कुछ वो भी हाइम से ऐड करेंगे, तो जो वेदास थे वो लेंथी होते गए। अब इतनी ज़्यादा चीज़ें याद रखना जो था दैट वाज नॉट दैट इजी, एंड इसी वजह से क्या किया जाने लगा, उनको लिखा जाने लगा। दे स्टार्टेड टू राइट ऑल द वेदास, और जब वो लिखने लगे तो उसके बाद ये सारे हम जो वेदास थे वो जॉट डाउन करते हैं। तो ऋग्वेदा को पहले सुना के करते थे टीचर्स, बट बाद में प्रॉपरली वेदास जो थे वो लिख दिए गए। फर्स्ट कंपोज्ड एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स एगो। तो देखो 3500 साल पहले लिखे गए थे, ये बोले गए थे, और 200 साल पहले हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि ये लिख दिए गए थे, ठीक है। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा कैसे स्टडी करता है, अरे यहाँ पे गलत लिख दिया, 2000 ईयर ऋग्वेदा की बात नहीं हो रही है, जो प्रिंटिंग एक्चुअल में स्टार्ट हुई थी, पहले तो लिख के करते थे ना, ये गलत बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा, हिस्टोरियन या फिर जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट आ जाते हैं, वो कैसे इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। देखो एक प्रॉपर रिसर्च करी जाती है। अगर तो एक पॉट मिला हुआ है, जैसे ये पॉट है, इसके ऊपर डिज़ाइन मिल जाएगा आपको, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा, और उसके ऊपर ब्लैक कलर की डिज़ाइनिंग थी और साथ में कोई एनिमल बना दिया जाता था या फिर कोई प्लांट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से पता चलेगा कि नेचर की वर्शिप किया करते थे। एनिमल की अगर ऐसी रिजेंबल है कि एनिमल के ऊपर अटैक कर रहे हैं लोग, तो ये बताता है कि खाने के लिए करते थे, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता। तो जो आपके ये एविडेंसेस होते हैं, स्पेशली द फिजिकल एविडेंसेस, इनको तो आप एनालाइज कर सकते हो, बट रिटर्न को कैसे करोगे, तो उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च होती है बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। तो जैसे कि अब क्या किया गया, अब मान लो ऋग्वेदा उठा लिया जो कि एक रिटर्न एविडेंस है। अब इसमें बहुत सारे हाइम्स लिखे हैं, तो जो हाइम्स आज के करंट सिनारियो को रिजेंबल करेंगे उसके बेसिस पे हम कुछ चीज़ें एनालाइज कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, एक डायलॉग है उस ऋग्वेद के अंदर, मान लो ये डायलॉग है यहाँ पे एक, ये डायलॉग हमें मिलता है दो लोगों के बीच में। वो कौन कौन है, एक तो विश्वामित्र हैं, जो गुरु विश्वामित्र या प्रीस्ट विश्वामित्र या फिर आप सेज विश्वामित्र भी जिनको कहते हैं, और साइड में दो रिवर्स हैं। दो रिवर्स कौन कौन सी हैं, एक है ब्यास और दूसरी है सतलज, एक है ब्यास और एक है सतलज। तो बोला जाता है कि विश्वामित्र जो हैं वो आते हैं इस रीजन में जहाँ पे ब्यास और सतलुज फ्लो किया करती थी। यू शुड नो कहाँ पे हैं ये हम देख चुके हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, इंडस रिवर की। ऐसे इंडस रिवर जाती है, फिर झेलम इसको कनेक्ट करती है, बाद में चिनाब झेलम को कनेक्ट करेगी, रावी झेलम को कनेक्ट करेगी, एंड देन फाइनली सतलुज भी झेलम को कनेक्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं ये वाला रीजन है। यहाँ पे एक दिन विश्वामित्र आते हैं अपने रथ और घोड़े के साथ, और वो बोलते हैं, एक तरह से प्रेयर करते हैं। किसको करते हैं प्रेयर, ब्यास और सतलुज को, कि मुझे ये रिवर क्रॉस करनी है, मतलब आप दोनों को क्रॉस करना है, तो अपना फ्लो जो है वो स्मूथ ही रखिएगा, और सो दैट हम सारे अपना जो रोड है वो क्रॉस कर सके। तो क्रॉस करने के लिए ये जो प्रॉपर एक प्रेयर है, ये डायलॉग की फॉर्म में हमें ऋग्वेदा के अंदर देखने को मिलती हैं। जस्ट बिकॉज विश्वामित्र इज़ अ वेरी पॉपुलर ऋषि, तो सभी को पता होता है उनके बारे में। ब्यास रिवर का हमें पता है, सतलुज रिवर का हमें पता है, दैट्स वाई हम एनालाइज कर पाए कि इस वेद में
इस हेम में क्या लिखा हुआ है। तो ये जो आपको एक बर्च के ऊपर, बर्च और मैनोस्क्रिप्ट हमने देखा था ना, मैनोस्क्रिप्ट क्या था, ऐसे स्क्रिप्ट जो हाथ से लिखे जाते थे। किस चीज़ के ऊपर लिखे जाते थे, तो या तो पाम लीफ के ऊपर लिखे जाते थे, या फिर एक जो आपकी बार्क होती है ट्री की, जिसको स्पेशली बर्च वाला जो पार्ट हुआ करता था, हिमालय रीजन से ये मिलता था, तो इसके ऊपर लिखा जाता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली संस्कृत जो है दैट इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत लैंग्वेज दैट वी यूज़ टुडे। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। ओके, सो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और ये वो डायलॉग है कि विश्वामित्र रिवर, ब्यास और सतलुज रिवर को प्रेज कर रहे हैं। कैसे प्रे कर रहे हैं? बाय सेइंग विपस एंड आपकी शतुद्री, जो आपकी ब्यास रिवर है उसका नाम होता है वैदिक नेम, दैट इज़ विपस या विपासा भी बोल देते हैं। और जो सतलुज है, सतलुज का नाम आ जाता है आपके पास शतुद्री। डन। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाती हैं चीज़ें, और यहाँ से हम एनालाइज कर पाए तो हम देखते हैं कि बाकी के जो हाइम्स हैं ना, उसमें बहुत सारे रिवर्स के नाम हैं, स्पेशली वो रिवर्स जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो एक चीज़ तो पता लगी कि जब ये ऋग्वेदा कंपाइल होने लगे तो ये कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले एरिया के आसपास में थे। और एक दो बार हमें गंगा और यमुना का भी मेंशन मिलता है, सिर्फ एक ही बार दोनों का मेंशन मिला हुआ है। तो मतलब गंगा और यमुना वाले द्वाब में ये भी लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे ज़्यादा, बट इनको रिवर के बारे में पता था। बट जो मेन एम्फेसिस है वो इंडस रिवर, चिनाब रिवर, झेलम रिवर, रावी रिवर, ब्यास रिवर के ऊपर है। ठीक है, फिर आता है कैटल, हॉर्सेज एंड कैरियट्स। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस भी आ जाता है। अभी विश्वामित्र जब अपनी प्रे कर रहे हैं विद दीज टू रिवर्स, तो वो बोल रहे हैं कि हम मेरे घोड़े और जो रथ हैं इनको पास करने दो फ्रॉम द रिवर। ठीक है, तो यहाँ से पता लगता है कि कैटल्स भी हुआ करते थे, हॉर्सेस का भी सिग्निफिकेंस है और रथ का भी सिग्निफिकेंस है, जिसको कैरियट्स बोलते हैं। चिल्ड्रन में स्पेशली सन्स की बात हुई है, यानी कि लड़कों की बात हुई है। तो मतलब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। बैटल्स हुआ करती थी। बैटल्स किसकी हेल्प से हुआ करती थी? आगे घोड़े लगे होते थे और पीछे उनके रथ लगाया होता था प्रॉपर, और जो भी उसमें वॉरियर बैठा होता था यहाँ से वो वॉर किया करते थे विद द ओपोनेंट पार्टी। तो जो बैटल्स थी वो किस चीज़ के लिए होती थी? तो एक तो लैंड के लिए हो जाया करती थी, क्योंकि देखो ग्रास लैंड हुआ करते थे, अपने जो जानवर होते थे उनको चराना भी होता था, बिकॉज रेयरिंग कर रहे थे फॉर द मिल्क कंजप्शन। तो इस वजह से क्या होता था, लैंड के पीछे लड़ाई हो जाती थी, ज़मीन के पीछे लड़ाई हो जाया करती थी। कुछ वाटर के लिए हुआ करती थी, बिकॉज जो भी बस्तियाँ वाटर के साइड में रहेंगे वो फुली फ्लैश्ड रहेंगे, उनको वाटर की कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी। बट वहीं पे अगर कोई सेंटर में है, दे माइट फेस सम इश्यूज़, तो दैट्स वाई वाटर के लिए भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी और लोगों को भी कैप्चर किया जाता था। और कैप्चर्ड जो लोग होते थे उनको बोलते हैं हम स्लेव्स। और यहाँ पे हमें टर्म्स देखने को मिलेंगी, दासाज एंड दास्यूज। दासा एंड दास्यूज में कोई फ़र्क नहीं है, दासाज जो होंगे वो मेल्स होंगे, मेल स्लेव्स, और दास्यूज जो होंगे वो फीमेल स्लेव्स होंगी, बस इतना से डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम प्रीस्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। जो प्रीस्ट हुआ करते थे, जितनी भी सेरेमनीज थी यही कंडक्ट किया करते थे, और एज अ लीडर का रोल भी कौन प्ले करते हैं? आपके पास प्रीस्ट ही प्ले करते हैं। जो वेल्थ थी वो कहाँ से अटेन होती थी? फ्रॉम द यज्ञ। और ये सेक्रीफाइसेस किससे करवाए जाते थे? बाय द राजाज। कंडक्ट कौन करवाता था? तो प्रीस्ट करवाया करता था, जो पंडित होता था वो करवाया करता था। तो इन रिटर्न जो राजा हुआ करते थे वो प्रीस्ट को गिफ्ट भी दिया करते थे, और वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट। अब जो यज्ञ थे या फिर ये जो सेक्रीफाइशियल सेरेमनीज थी, इनको कैसे करते थे? इन द एल्टार्स। एक फायर जला दी जाती थी, आग जलाई जाएगी, प्रॉपर हवन होता है ना जैसे वैसे, और गॉड और गॉडेसेस को यहाँ पे खुश किया जाता था। ऑफरिंग दी जाती थी, घी की, दाने की, या फिर ग्रेन की, और कुछ केसेस में एनिमल्स की भी दी जाती थी। अब जो ये वॉरियर्स हुआ करते थे, ये वॉर्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। इनके पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी। जब वॉर लाइक कंडीशन बनती थी ना, सिर्फ तभी ये आर्मी को इकट्ठा किया करते थे और फाइट करना शुरू करते थे। एंड असेंबलीज करते थे ये कि वॉर लाइक कंडीशन बन चुकी है, नाउ वी हैव टू कम टुगेदर। दे ऑल्सो चूज लीडर्स। एक लीडर बना दिया जाएगा हु इज़ गोइंग टू डायरेक्ट। और लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एक स्किल्ड वॉरियर होना चाहिए और साथ में ब्रेव, बहादुर होना चाहिए। डन। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलती हैं, और डिफरेंट टाइप के पीपल हमें थ्रू आउट द ऋग्वेदिक पीरियड भी देखने को मिलते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर आ जाता है, कम्युनिटीज़ बनती हैं और कल्चरल प्रैक्टिसेस भी शुरू हो जाती हैं। अब देखते हैं हम कि कैसे कैसे लोग हमें देखने को मिलते हैं। एक तो मिलते हैं प्रीस्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग ब्राह्मण्स हुआ करते थे और ये रिचुअल्स परफॉर्म करते थे
और दूसरी कैटेगरी आ जाती है, दूसरा जो ग्रुप आता है, दो ग्रुप्स देख लिए, एक आ गया प्रीस्ट का और दूसरा आ जाएगा राजास का। ये जो राजास हुआ करते थे ये क्या करते थे, इनका मेन जो पर्पस होता था वो होता था सिटी को प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। इनके पास अपना एक कैपिटल सिटी होगा, एक पैलेस होगा, महल होगा, आर्मी होगी, और ये अपना कोई ऐसे महल होगा, ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी जैसे कि आप बाद में देखते हो कि डायनेस्टीज़ बन जाएंगी। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती ऋग्वेदिक पीरियड में। बट येस, ये क्या करते थे, ये लोग असेंबलीज बनाया करते थे, और ये जो राजा होगा ना बेसिकली ये आर्मी का लीडर होगा। इसकी क्वालिटी ये नहीं होगी इसके पास महल होगा, पैसा होगा, खूब सारा बड़े बड़े महल होंगे ना, ये टैक्सेस कलेक्ट करते थे। ये लीडर जो होगा इसके पास दो क्वालिटीज़ होंगी, एक तो ये ब्रेव होगा और दूसरा स्किल्ड होगा, मतलब स्किल्ड वॉरियर होगा जो कि बाकियों को भी डायरेक्ट करेगा और जो अपनी टीम है उसको जितवाएगा इन द वॉर। तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं था कि जो राजा होगा उसी का बेटा राजा बनेगा, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे जो स्किल्ड होगा और ब्रेव होगा उसी को राजा बनाया जाता था। बट बाद में हम बाय द टाइम बीइंग देखेंगे कि जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा। सो थिंग्स लाइक दैट एग्जिस्ट इन द लेटर टाइम। एक वर्ड आता है हमारे पास जना। जना जो है वो हम आज हिंदी में भी यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद द अदर लैंग्वेजेस, और जना को ही हम क्या बोलते हैं, विश, विश भी बोल देते हैं। तो जो वर्ड है ना वैश्य पढ़ेंगे आगे हम, तो वैश्य भी कहाँ से ओरिजिनेट होता है, आपका विश से ही कनेक्ट होता है। चैप्टर नंबर 5 में हम देखेंगे। तो जो विश और जना है ये डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। जैसे पुरुजना, पुरुजना को पूरा कलेक्टिव बोलना है तो विश बोल देंगे। वैसे ही भारत जना को कलेक्टिवली बोलना है सभी को तो विश बोल देंगे। यादव जना बोलना है तो विश बोल देंगे। मतलब एक विश के अंदर बहुत सारे जनाज आते थे, ठीक है। यादव जना हो सकता है, भारत जना हो सकता है, पुरु जना हो सकता है, एनीथिंग। उसके बाद बोला कि बाय द टाइम बीइंग ये बोला जाता है कि कई बार बोला जाता है कि जो आर्यस थे ना वो क्या करते थे, दे वर द कंपोजर ऑफ हाइम्स, और ये लोग ना फेयर कॉम्प्लेक्शन के हुआ करते थे। फिर ये क्या करते थे, अपने अंडर स्लेव्स को ले लिया करते थे जिनको दास और दासियूस बोला करते थे। दास और दासियूस के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। जो मेल स्लेव्स हुआ करते थे उनको दासस बोला करते थे, और जो फीमेल स्लेव्स हुआ करती थी उनको दासियूस बोला करते थे। लेटर द टर्म दासा एंड द फेमिनिन दासी केम टू मीन एज स्लेव्स। जो स्लेव्स थे वो दोनों ही हुआ करते थे और इनको वॉर के टाइम पे कैप्चर किया जाता था। दे वर कैप्चर्ड एट द टाइम ऑफ वॉर। और फिर जो इनको कैप्चर कर लिया करता था उनको जो ऑनर्स थे वो ऐसे समझते थे कि हमारी प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। दे वर ट्रीटेड लाइक अ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑनर। और जो भी काम उनको करवाना होता था ऑनर्स को वो करवाया करते थे फ्रॉम दिस स्लेव्स। वाइल जो ऋग्वेदा है वो नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में कंपोज हुए हैं, और जो डेवलपमेंट है वो बाकी जगह पे भी हो रही थी उस टाइम, बट जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है हमारा ये वाला, यहाँ पे ये कंपोज हुए हैं कहीं ना कहीं। अब स्टोरी देखेंगे मेगालिथ्स की। अब ये पिक्चर ध्यान से देखो। एक तो यहाँ पे ये बरियल साइट देखने को मिलेगी, साइड में आपको बड़े बड़े बोल्डर्स देखने को मिलेंगे। ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं ये प्रोटेक्शन से लगा दिए जाते थे। मिथ्स हुआ करते थे, बिलीफ्स हुआ करते थे, इनको बोलते हैं मेगालिथ्स। मेगा का मतलब है बहुत बड़ा साइज़ किसी चीज़ का, ह्यूज, और लिथ का मतलब है स्टोन। तो ह्यूज साइज स्टोन्स, ठीक है। तो ये होते हैं मेगालिथ्स। चलो अंडरस्टैंड कर लेते हैं मेगालिथ्स को। तो यहाँ पे मीनिंग बताया हुआ है, लिटरली द बिग स्टोन केयरफुली अरेंज करे जाते थे बाय पीपल, और बरियल साइट्स को ये मार्क किया करते थे। अब देखो बरियल साइट्स को मार्क करना क्यों ज़रूरी था। मान लो किसी फैमिली की कोई पर्सन है जिसकी डेथ हो जाती है, जब किसी पर्सन की यहाँ पे डेथ होगी तो बाकी के जो लोग होंगे ना उनको भी इसी बरियल के अंदर दफनाया जाएगा। तो इसी वजह से बाहर से मेगालिथ्स लगा दिए जाते थे ताकि बरियल की एक तरह से आइडेंटिफिकेशन रहे कि यहाँ पे किसका बरियल है। तो ये जो मेगालिथ की प्रैक्टिसेस थी ये 3000 ईयर्स एगो स्टार्ट हो जाती है। और कहाँ कहाँ पे प्रेवलेंट थी, तो आपका जो डेक्कन वाला एरिया आता है वहाँ पे, साउथ इंडिया में आ जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आती है, और ऊपर जाके कश्मीर में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ करती थी। साइट्स याद रखना इज़ इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे आपको एक पोर्ट होल भी देखने को मिलेगा, ये वाला। ऊपर से ये कवर होता था, यहाँ से ये कवर हुआ करता था। यहाँ पे आपको एक पाइप सी दिखेगी, ये वाली, यहाँ से डाले जाते थे, यहाँ से डेड बॉडीज़ को अंदर डाला जाता था। तो दैट इज़ नोन एज द पोर्ट होल्स, ठीक है। सम सिस्ट लाइक द वन शोन हियर हैव पोर्ट होल्स, ये सिस्ट बोला जाता है इसको, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट करते हैं। कुछ एक मेगालिथ्स जो हैं वो सरफेस पे देखने को मिलेंगे, और कुछ जो होंगे वो अंडरग्राउंड भी देखने को मिलेंगे। सो डिफरेंट रिचुअल के हिसाब से डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती थी। उसके बाद आता है There were several things that people did to make megaliths.
और जैसे कि क्या करेंगे, कुछ स्टोन्स अंदर डाल देंगे, पिट्स बनाएंगे प्रॉपर, और या फिर बोल्डर साइड में रख देंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म करा जाती थी। जितने भी ये बरियल्स हुआ करते थे मैक्सिमम टाइम में कॉमन फीचर्स आप देखोगे। और हाँ, पॉट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि जिसमें कुछ ना कुछ ऐड करके रखा होगा ताकि जो लाइफ आफ्टर डेथ है उसमें वो उनको कोई कमी ना हो, ये माना जाता था। ब्लैक भी मिलते थे, रेड वेयर भी मिलते थे। ठीक है जी। टूल्स भी मिले हैं देखने को, वेपन्स भी मिले हैं आयरन के, समटाइम्स स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस भी देखने को मिले हैं, हॉर्स इक्विपमेंट भी देखने को मिले हैं, ऑर्नामेंट्स भी देखने को मिले हैं अलॉन्ग विद द बरियल्स। ये हॉर्स के इक्विपमेंट्स है, ये एक्सिस हैं, ये डैगर है। तो ये बॉडीज़ के साथ रख दिया जाता था ताकि आगे चल के उनको अगर किसी दूसरे जन्म में लड़ाई करनी पड़े तो उनको कोई दिक्कत ना आए। दैट्स वाई ये जो चीज़ें हैं वो रखती जाती थी अलॉन्ग विद द बरियल्स। आर्कियोलॉजिस्ट देखते हैं कि जो स्केलेटन्स हुआ करते थे डेड पर्सन्स के, उनके साथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखे जाते थे। एक आ जाती है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी जो है आप देख चुके हो आई थिंक मैप के ऊपर ऑलरेडी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे नहीं होगा, मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। ब्रह्मगिरी आपका वेस्टर्न महाराष्ट्र वाले एरिया में आता है, कहीं ना कहीं यहाँ जैसे। तो ये जो ब्रह्मगिरी वाला एरिया है, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक स्केलेटन मिला है जिसके साथ 33 गोल्ड बीड्स रखे हुए हैं, 2 स्टोन बीड्स रखे हैं, 4 कॉपर बैंगल्स रखी हैं और एक कॉन्च शेल, वो शंख होता है ना जो, वो रखा हुआ है। तो बाकी के जो स्केलेटन्स थे उनके साथ बहुत कम पॉट्स रखे हुए हैं, बट एक जो स्पेशल स्केलेटन है जो कि हमें कहाँ मिलता है, ब्रह्मगिरी में। तो उसके साथ इतनी स्पेशल चीज़ें रखी हुई हैं, तो यहाँ से पता लगता है कि मे बी ये पर्सन काफ़ी एलीट था और रिच था उस टाइम के, तो उसी वजह से इतनी सारी चीज़ें रखी थी। तो हम देख सकते हैं कि जो लोग थे वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड थे, जैसे कि रिच, पुअर और कुछ चीप्स भी थे और कुछ फॉलोअर्स भी थे। वर सम बरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टन फैमिलीज़। तो जो हम मेगालिथ्स हैं वो वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन अटेन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द थिंग्स प्लेस्ड ओवर देयर, तो उनके हिसाब से हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन रिच था, कौन पुअर था एंड ऑल। रिच कौन होएगा, जिसके साथ गोल्ड के बीड्स रखे हैं, इतने सारे 33 बीड्स रखे हुए हैं वो ब्रह्मगिरी के स्केलेटन के साथ। तो यहाँ से पता चल जाता है कि वो काफ़ी रिच हुआ करते थे कहीं ना कहीं। दूसरी बात, कई जगह हमें बॉडी के साथ प्रॉपर एक टूल्स मिलेंगे, आयरन के टूल्स मिलेंगे, जहाँ पे हमने देखा हॉर्स इक्विपमेंट मिलेंगे, डैगर मिलेगा, एक्सिस मिलेंगे, बट वहीं पे कहीं स्केलेटन्स के साथ हमें सिर्फ स्टोन्स मिलेंगे। तो यहाँ से अगेन हमें पता चलता है कि येस देयर वाज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फैमिली, कि किस तरह की फैमिली एग्जिस्ट की होगी। साथ में पोर्ट होल्स लगाए जाते थे। पोर्ट होल्स का मेन जो यहाँ पे लिखा है, दीज बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इन टू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल। तो जिस फैमिली का वो स्पेशल पोर्ट होल्स हुआ करते थे, यहाँ पे एक पोर्ट होल बना दिया जाएगा, फिर यहाँ पे एक और चैम्बर होगा, इसके थ्रू डेड बॉडी को इसके अंदर डाल दिया जाता था, जो पोर्ट होल हुआ करता था। तो इससे पता चल जाता था साइन पोस्ट लगा के कि ये किस फैमिली का बरियल है। फिर बाकी के जो डेड होते थे वहाँ के, तो उनको भी वहीं पे दफनाया जाता था। एक स्पेशल बरियल मिलता है हमें इनाम गाँव में। इनाम गाँव अगेन कहाँ पे लाया करता है, आपके महाराष्ट्र में। इनाम गांव जो है एक रिवर घोट जाती है विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। तो 3600 टू एंड 2700 ईयर्स एगो पहले ये ऑक्यूपाइड थी। यहाँ पे हम देखते हैं काफ़ी सारे बरियल्स मिलते हैं, बट कुछ खास चीज़ जो उसमें हमें देखने को मिली वो थी अबाउट द अडल्ट। जो काफ़ी बड़े लोग डेथ होती थी जिनकी, तो उनको स्ट्रेट लाई करवाया जाता था, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट उनको दफनाया जाता था इस तरह से, ताकि जो हेड है उनका वो नॉर्थ डायरेक्शन में हो, ठीक है, इस तरह से उनको बरी किया जाता था। काफ़ी सारे वेसल्स रख दिए जाते थे उनके साथ, पॉट्स रख दिए जाते थे, फूड रख दिया जाता था, ताकि उनको आगे लाइफ आफ्टर डेथ में कोई दिक्कत ना आए। एक आदमी जो था उसको बरी किया था विद लार्ज 4 लेग्ड क्ले जार इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अ 5 रूम्ड हाउस। इतने बड़े घर के अंदर उसको बरी किया हुआ था, इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट। तो ये हाउस जो था इसमें ग्रीनरी भी थी, और जो बॉडी थी वो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में, मतलब टांग के ऊपर टांग रखवाई हुई थी। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं हमें देखने को मिलती हैं फ्रॉम द इनाम गाँव। तो इनाम गाँव में भी, ब्रह्मगिरी में भी हमें डिफरेंट बरियल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। यू कैन मेंशन दीज इवन इन द मेंस एग्जामिनेशन, अगर आपको कहीं ना कहीं बरियल्स के ऊपर कोई शॉर्ट नोट आता है। व्हाट स्केलेटल टेल अस, तो एक तो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर छोटा सा साइज़ है तो बच्चे का है, बड़ा साइज़ है अडल्ट का है या बुजुर्ग का है। दूसरा, कोई स्पेशल काइंड के तरीके से उसको दफनाया है, जैसे अभी हमने देखा बिल्कुल स्ट्रेट कहाँ पे था, आपके इनाम गांव में हमने देखा एडल्ट को बिल्कुल स्ट्रेट बनाया जाता था, और हेड हमेशा ही नॉर्थ की तरफ था। तो दैट इज़ अ स्पेशल फीचर, रिचुअल्स फॉलो किया करते थे। वहीं पे इनाम गांव में एक दूसरी कंडीशन थी
कि घर के सेंटर में दफनाया हुआ है, बिल्कुल सेंटर की सेटलमेंट में, और जो लेग्स है उसकी वो क्रॉस लेग्ड है। और उसके अलावा स्केलेटन से क्या पता चलता है, उसके मेल था कि फीमेल था, वो एग्जामिनेशन हो जाती है इन द फॉरेंसिक लैबोरेटरीज, वहाँ से पता चल जाता है। और इवन उस टाइम पे फिजिशियन भी एग्जिस्ट किया करते थे, जैसे कि चरक ने एक बुक लिखी, चरक संहिता। चरक संहिता में वो लिखते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके अंदर 360 बोन्स हुआ करती हैं। आज जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम 208 के आसपास। क्यों? क्योंकि जो 360 बोन्स थी ये कार्टिलेज और टेंडन्स को जोड़ के थी, ठीक है, तो उन्होंने उनको भी बोन्स ही कंसीडर किया था, दैट्स वाई उनके पास 360 आती हैं। बट आज के टाइम हम 206 208 के आसपास पढ़ते हैं। और उन्होंने चरक अराइव बाय द फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट, कार्टिलेजेस, इन सभी को इन्होंने काउंट किया था, दैट्स वाई इनके पास 360 होती है। इसके अलावा सुश्रुता के बारे में पता होना चाहिए। सुश्रुता लिखते हैं सुश्रुता संहिता, जो कि बुक थी ऑन द सर्जरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या क्या ऑक्यूपेशन एग्जिस्ट किया करती थी इनाम गांव में? अगेन इनाम गांव कहाँ पे लाया करता है? घोड़ रिवर की साइड में। घोड़ इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ योर भीमा रिवर। तो आर्कियोलॉजिस्ट देखते हैं यहाँ पे सीड्स मिलते हैं बहुत सारी, जैसे कि वीट के, बाले के, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज, सिसम एट्सेट्रा। बोन्स भी मिलती हैं बहुत सारे एनिमल्स की। कुछ के एनिमल्स की जो बोन्स हैं उनके ऊपर ना कट मार्क्स मिले हैं, बिकॉज जो बोन होता है उसके सेंटर में बोन मैरो होता है, विच इज़ कंसिडर्ड वेरी हेल्दी टू ईट। तो इसी वजह से बोन्स पे हमें कट मार्क्स भी देखने को मिलते हैं। इनके पास बहुत सारे कैटल्स हुआ करते थे, एनिमल्स हुआ करते थे, बफलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, ऐश, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर, मंगूज। तो बिसाइड बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, क्रैब एंड फिश, इतने सारे एनिमल्स इनको नोन थे। देयर इज़ एविडेंस दैट फ्रूट सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, ये भी उनको पता थे, और उन्होंने बेरीज भी कलेक्ट की थी। सो देयर वर सो मेनी एविडेंसेज, इनको आप सॉल्व कर सकते हो। सुक्ता आपने देखा क्या थे, हीम्स हुआ करते थे, कैरियट्स आपका बैटल में यूज़ हुआ करता था, यज्ञ आपके सेक्रीफाइसेस में, दास आपके स्लेव्स हुआ करते थे, मेगालिथ आपका स्टोन बोल्डर होता था, सुक्त का मतलब होता था वेल सेट। इनको आप अपने एंड से भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ वी विल बी लुकिंग एट द नोट्स, ताकि एक बार रिवीजन हो जाए। तो 4 वेदास हम देखते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद हम देखते हैं सुक्त का मतलब होता है वेल सेट, और हीम्स भी इनको बोल देते हैं। 3 गॉड्स का हमें स्पेशल मेंशन मिलता है। इंद्र जो कि गॉड ऑफ वॉर हैं, अग्नि गॉड ऑफ फायर, सोम जो कि एक स्पेशल ड्रिंक के गॉड हुआ करते थे। संस्कृत की बात करी हमने, तो संस्कृत जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, जैसे कि इंडो यूरोपियन। इंडियन लैंग्वेजेस में आपकी आसमीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी आती हैं। एशियन लैंग्वेजेस में पर्शियन आती है, और साथ में यूरोपियन लैंग्वेजेस भी एशियन में कंसीडर कर ली जाती है, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, ग्रीक, इटालियन। सभी के वर्ड्स हमने देखे कॉमन में थे। इंडिया की स्पेशली बात करें तो कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ये आती हैं द्रविडियन लैंग्वेज। झारखंड और सेंट्रल इंडिया में आती है आपकी ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, ये वाली स्पेशली, ये नहीं आएगा इसमें, इतना आएगा ये, ठीक है। फिर आती है तिब्बतो बर्मन फैमिली, नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलती है। उसके बाद हीम्स और सुक्तास के बारे में देखा कि हमने एक पेज उठाया जब फ्रॉम द ऋग्वेदा, वी सी दैट देयर इज़ अ डायलॉग बिटवीन सेज विश्वामित्र और 2 रिवर्स, व्यास और सतलुज। व्यास को हम विपस भी कहते हैं, सतलुज को हम शतुद्री भी कहते हैं। तो इनके रेफरेंस में दी गई हैं ये चीज़ें। उसके बाद ऋग्वेदा में हम देखते हैं, इसको आज रिजर्व करके रखा हुआ है इन पुणे, महाराष्ट्र। इसमें इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो कि हमारी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज हैं, उनके मेंशंस देखने को मिलते हैं। सरस्वती रिवर का भी मेंशन मिलता है। राजस्थान वाले एरिया से एक टाइम पे ये जाया करती थी, बट बाय द टाइम ये विलुप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है, और इसको रिवाइव करने के लिए हिमाचल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट एफर्ट्स प्ले कर रही है। गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार मेंशन है, उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है। यज्ञ के बारे में मेंशन है इनसाइड द ऋग्वेदा। यज्ञ किए जाते थे बाय ऑफरिंग घी, ग्रेन, फायर टू द गॉड एंड गॉडेसेस। 2 ग्रुप्स हुआ करते थे इंपॉर्टेंट, नंबर 1 इज प्रीस्ट, सेकेंड वॉज द राजास। जना के बारे में देखा, जना को कम्युनिटी भी बोल सकते हैं, विश भी जना ही होता है। एक विश के अंदर बहुत सारे जना आ जा सकते हैं, तो जैसे पुरु जना है, भारत जना है, यादव जना है, ऑल कम्स अंडर द विश। कंपोजर जो होते थे वेदास के, वो आर्यंस होते थे, इनको आर्यस भी बोलते हैं। इनके ओपोनेंट दास या दास्यूज हुआ करते थे, दास फॉर द मेल, दास्यूज फॉर द फीमेल। स्लेव्स हुआ करते थे, दे वर कैप्चर्ड इन वॉर, और फिर ऑनर जो था उनको एज अ प्रॉपर्टी की तरह डील किया करता था, और जो भी उनको काम हुआ करते थे उनसे करवाया करते थे। मेगालिथ्स देखते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स हुआ करते थे, बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे। बरियल साइट्स को साइन पोस्ट करने के लिए यूज़ करते थे, ताकि पता चल जाए किस फैमिली का यहाँ पे बरियल है। काफ़ी प्रेवलेंट थी ये प्रैक्टिस इन द रीजन ऑफ डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर।
बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं मेगालिथ्स में, और या फिर आप बोल सकते हो बरियल्स के साथ, जो रिप्रेजेंट करता है द क्लास ऑफ द सोसाइटी की, किस फैमिली से वो पर्सन बिलोंग किया करता था। ब्रह्मगिरी में हमने खास बात देखी, एक स्केलेटन मिला है जिसमें 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 स्टोन कॉपर बैंगल्स और एक कॉन्च शेल यानी कि शंख देखने को मिलता है। वैसे ही घोड़ रिवर की साइड में विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा, देयर इज़ अ इनाम गाँव में अडल्ट की एक बॉडी मिलती है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट थी और जिसका हेड जो था वो टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन था। ये चरक के बारे में बताया हुआ है, चरक संहिता लिखी है उन्होंने, मेडिसिन के ऊपर बुक है जिसमें वो मेंशन करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 360 बोन्स है। ऑक्यूपेशन देखिए हमने इनाम गाँव में, बहुत सारी उनके पास क्रॉप की वैरायटीज़ थी, बोन्स वहाँ पे देखने को मिलती हैं, बहुत सारे एनिमल्स उनको नोन हुआ करते थे। इसके अलावा फ्रूट्स जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स और वैरायटी ऑफ बेरीज उन्होंने कलेक्ट करी थी। सो दिस इज़ इट अबाउट योर चैप्टर नंबर 4 ऑफ 6th क्लास NCERT हिस्ट्री। तो अभी करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई जस्ट होप आपको लेक्चर क्लियर है। सो अगर आपको PDF चाहिए होगा, यू कैन विजिट माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।